चलिए, अब क्या हुआ कि आप लोगों को मैंने बताया 1800 में इन 1800 किसकी डेथ हो गई है, नाना फडणवीस की। और नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाने के बाद मराठा साम्राज्य का जो कॉन्फेडरेसी थी, जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, उनमें डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे, उनमें विवाद बढ़ने लगे, क्योंकि इनके बाद ना कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं बचा है जो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन कर सके, एक दूसरे के बीच में समन्वय बना सके। तो क्या हुआ कि मराठा कॉन्फेडरेसी को संभालने वाला कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं बचा और उनमें वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। ठीक है, उनमें वर्चस्व की लड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। ऑल दी मराठा चीफ वर क्वेरलिंग अमोंग देमसेल्व्स। तो जितने भी मराठा चीफ थे, मराठा सरदार थे, वो आपस में क्या करने लगे हैं, लड़ने लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने लगे। इवन अगर हम बात करें मराठाओं में पेशवा की, तो पेशवा को थोड़ा सा हायर पोस्ट पे माना जाता था। ठीक है, पेशवा को एक उच्च पद पे माना जाता था जो इन सभी को समन्वय करता था। लेकिन इस दौर में जब बाजीराव सेकंड पेशवाशिप में थे, इस दौर में क्या था कि पेशवा की जो पोजीशन थी वो एक मराठा सरदार के रूप में बनकर रह गई थी, यानी अब उतना सम्मान और उतनी रिस्पेक्ट नहीं बची थी। ठीक है, जो पहले के समय पर की जाती थी, तो वो अब रिस्पेक्ट नहीं थी, वो बात नहीं थी। अब पेशवाओं को भी एक सिंपल मराठा सरदार के रूप में माना जाने लगा। ठीक है, और एक्चुअल में ना ये इन मराठा सरदारों में काफी ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई थी और ये लोग पेशवा से भी काफी जो है एक ऐसी सोच वो रखते थे कि एक्चुअल में पेशवा सही नहीं है। पेशवा तो सिर्फ एक क्या है, ऑफिसर है, एक अधिकारी है, एक मंत्री है। ठीक है, आप सभी को पता है कि पेशवा सिर्फ और सिर्फ क्या थे, एक प्रधानमंत्री थे, और एक्चुअल जो रूलर थे वो कौन थे, वो थे छत्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे छत्रपति मेन मुख्य व्यक्ति है, ऐसे मराठा सरदार ये मानते थे, इनके बीच उनमें ये आइडियोलॉजी भी थी। बट फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना 1800 वाला जब टाइम चल रहा है और बाजीराव सेकंड जब पेशवा है, तो उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, उतना उनका ओहदा नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है इन दिनों, अगर हम अच्छा मराठा सरदारों की बात कर लेते, तो आप लोगों को पता है सबसे पहले अगर नाम किया जाए, बात की जाए, तो इंदौर में कौन थे, इंदौर में थे आपके होलकर। इंदौर में कौन थे, होलकर। और होलकर उस समय के सबसे पावरफुल मराठा सरदार माने जाते थे। ठीक है, तो उस समय के सबसे पावरफुल मराठा सरदार इंदौर में थे, जिनका नाम था यशवंतराव होलकर। ठीक है, तो पहला नाम बताया इंदौर। इंदौर में कौन है, यशवंतराव होलकर। दूसरा नाम हम बात करते हैं ग्वालियर की। ठीक है, और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में जो मराठा चीफ हुआ करते थे उस समय, वो हुआ करते थे दौलत राव सिंधिया। कौन थे, दौलत राव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया। ठीक है, देखिए दौलतराव सिंधिया कौन है, तो अभी हमने पढ़ा है मेहदजी सिंधिया। ग्वालियर के जो सरदार थे मेहदजी सिंधिया। रंकोजी सिंधिया सबसे पहला नाम, देखिए सिंधिया डायनेस्टी अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो रंकोजी सिंधिया जो बाजीराव के समय पर थे, या पानीपत के तीसरे युद्ध में थे। तो रंकोजी सिंधिया ने ये स्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया गया था, और उनके बाद आए हैं उनके पांचवें और सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम था मेहदजी सिंधिया। और मेहदजी सिंधिया का ना कोई भी रियल उनका पुत्र नहीं था, उनकी डॉटर्स थी, उन्होंने 9 विवाह किए थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एडॉप्ट किया था। किसे एडॉप्ट किया था, दौलत राव सिंधिया को। ठीक है, तो ये उनके एडॉप्टेड सन थे दौलत राव सिंधिया, तो अब वो उनके सक्सेसर बन गए। यहाँ पे ये दो सबसे शक्तिशाली थे, सबसे पावरफुल थे मराठा कॉन्फेडरेसी में। एक इंदौर में यशवंत राव होलकर और ग्वालियर में दौलत राव सिंधे। ठीक है, या दौलत राव सिंधिया। और बाकी आप लोगों को पता है कि पुणे में जो थे वो कौन थे, पुणे में आप लोगों को पता है पेशवा थे। ठीक है, बाकी जो कॉन्फेडरेसी थी उनके भी नाम अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे तीसरा नाम आ जाता है नागपुर का, जहां पे भोंसले रूलर्स रूल कर रहे थे या भोंसले सरदार थे। चौथा नाम आ जाता है आपके, पांचवा नाम है ना, एक तो पुणे खुद ही है, और चौथा नाम आ जाता है यहाँ पे बड़ौदा का। और बड़ौदा में या बड़ोदरा में जो रूलर थे वो थे गायकवाड़। ठीक है, तो इनका उतनी पावर नहीं थी, उतने वर्चस्वशाली नहीं थे। यहाँ पे इन दो लोगों की हम बात करें, एक इंदौर और दूसरे ग्वालियर। इंदौर में कौन है, यशवंत राव होलकर, और ग्वालियर में कौन है, दौलत राव सिंधिया। ये ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं। और पुणे में कौन है, पुणे में है पेशवा बाजीराव। ठीक है, सेकंड।
इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, इन दोनों के बीच में आपस में जो टकराव है वो होते रहते थे, ठीक है, पहले से भी होते थे। लेकिन उस समय पर कौन थे, नाना फडणवीस थे, तो वो समन्वय या कोऑर्डिनेशन इनके बीच में बनाकर पीस क्रिएट कर देते थे। लेकिन अब नाना फडणवीस है नहीं और इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो ये जो बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड किसका पक्ष लेते हैं, बाजीराव सेकंड किसको सपोर्ट करते हैं, ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया को। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि महजी सिंधिया ने काफी कुछ किया है, काफी इंपॉर्टेंस रोल रहा है महजी सिंधिया का पुणे के पेशवाओं के लिए, काफी कुछ किया। तो महजी सिंधिया के साथ साथ फिर दौलत राव सिंधिया जब आए तो यहाँ पे अच्छा खासा वर्चस्व है, अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया जाता है बाजीराव सेकंड के द्वारा किसे, ग्वालियर के सिंधिया को, ठीक है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, अब यहाँ पे इंदौर के हम यशवंत राव होलकर की बात करें, काफी शक्तिशाली इनकी सेना थी, काफी मजबूत थे। इन्होंने क्या किया, विदाउट द परमिशन ऑफ पेशवा, पेशवा की परमिशन के बिना ही नॉर्थ इंडिया में अपने कैंपेन शुरू कर रखे थे। उत्तर भारत में अपने सोर्सेस, अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए नॉर्थ इंडिया में काफी अपने कैंपेन शुरू किए थे। इवन साउथ इंडिया में भी इन्होंने अपने भाई बिट्टू जी होलकर को भेज दिया था साउथ इंडिया में अपनी टेरिटरी को फॉर्म करने के लिए, टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यशवंत राव होलकर की, क्लियर, यशवंत राव होलकर हु एक्वायर मोर सोर्सेस, यशवंत राव होलकर स्टार्टेड रीबूटिंग कैंपेन टूवर्ड द नॉर्थ। तो उत्तर भारत में उन्होंने कई एक कैंपेन भेजे हैं अपने सोर्स को और अपनी टेरिटरी को बढ़ाए रखने के लिए। इवन उन्होंने अपने भाई जिसका नाम क्या, बिट्ठू जी होलकर को कहां भेजा, साउथ इंडिया भेजा, ठीक है। बिट्ठू जी स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ प्लंडर एंड रिपेन टूवर्ड्स द साउथ। बट ये जो बिट्ठू जी होलकर था ना, ये साउथ इंडिया में जब ये गया, साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में साम्राज्य को बिल्ड करने और लूटपाट करने के लिए, तो ये जो है ये पेशवा की टेरिटरी में ही चला गया, ठीक है। ये किसकी टेरिटरी में चला गया, पेशवा की टेरिटरी में घुसा जा रहा है और विदाउट परमिशन, और साथ ही वहां पर लूटपाट कर रहा था, ठीक है। बिट्ठू जी होलकर हु वाज द ब्रदर ऑफ यशवंत राव होलकर प्लंडरिंग द टेरिटरी ऑफ पेशवा। और जब पेशवा को इंफॉर्मेशन मिलती है कि बिट्ठू जी होलकर के द्वारा इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, देन बाजीराव सेकंड ऑर्डर्ड देयर ऑफिसर्स टू अरेस्ट बिट्ठू जी होलकर। तब बाजीराव द्वितीय के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है अधिकारियों को कि बिट्ठू जी को क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। एंड देन अरेस्ट करने के बाद ही ऑर्डरिंग दैट ट्रैम्पल हिम अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट, कि इसे क्या किया जाए, एलिफेंट के, हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए, ठीक है। तो ये दंड दिया जाता है बिट्ठू जी होलकर को, हु वाज द ब्रदर ऑफ यशवंत राव होलकर। जब ये खबर यशवंत राव होलकर को मिलती है तो यशवंत राव होलकर आग बबूला हो जाता है, काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी फोर्स के साथ मिलकर अटैक कर देता है, अपनी सेना को ऑर्डर देकर अटैक कर देता है किस पर, पुणे के ऊपर, ठीक है। तो अब पुणे में जब ये अटैक करने के लिए जाता है यशवंत राव होलकर, देन वहां पर कंबाइंड फोर्स होती है किसकी, सिंधिया और पेशवा की, ठीक है। तो जो कंबाइंड फोर्स होती है सिंधिया और पेशवा की, दैट कंबाइंड फोर्स वाज डिफीटेड बाय द यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर जो इंदौर का रूलर था या इंदौर का सरदार, मराठा सरदार था, उसने कंबाइंड फोर्स को पराजित कर दिया है किसकी, पेशवा और सिंधिया की, इन दोनों की कंबाइंड फोर्स को हरा दिया, ठीक है। द कंबाइंड फोर्स ऑफ पेशवा एंड सिंधिया वाज डिफीटेड बाय द यशवंत राव होलकर। अब यशवंत राव होलकर ने जब इन दोनों को हरा दिया, पराजित कर दिया, देन जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, वो डर कर भाग गए हैं कहां, बेसीन, ठीक है। इन्होंने शरण ले ली है कहां पर, बेसीन में ये चले गए हैं, बेसीन पहुंचे, ठीक है। बेसीन को आज के समय हम वासी के नाम से जानते हैं, जो मुंबई के पास है। मुंबई के पास जो एक आइलैंड है वासी, ठीक है, काफी फेमस है, उसे उस समय बेसीन कहा जाता था। तो ये शरण लेने कहां चले गए हैं, अपनी जान बचाने के लिए कहां भाग गए हैं, बेसीन भाग गए, ठीक है। और जब ये बेसिन भाग गए तो फिर वहां पर उन्होंने हेल्प के लिए मैसेज भेजा है किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बहुत बड़ी गलती कर दी किसने, बाजीराव सेकंड ने, कि आपस के डिस्प्यूट में, आपस के विवाद में इन्होंने किसे शामिल कर लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा, अब यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ पे रुका नहीं है, कौन, यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर ने जब देखा कि पेशवा तो भाग गया है और इसने पेशवा की जो पूरी शनिवार बाड़ा था और वो जो पूरा महल था, जो पूरा पुणे का जो पूरा एरिया था, उस पर कंट्रोल कर लिया यशवंत राव होलकर ने। और यशवंत राव होलकर ने अपने
एक पसंदीदा व्यक्ति को पेशवा के रूप में अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर पेशवा किसे बनाया गया, यहां पर पेशवा बनाया गया विनायक राव को। ठीक है, इवन अगर अच्छा वो चाहता तो खुद भी पेशवा बन सकता था, लेकिन वो खुद पेशवा क्यों नहीं बना? अगर वो पेशवा बन जाता तो बाकी के जो मराठा सरदार थे, जैसे कि जो अभी इनका कोई काम नहीं आया यहाँ पे, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, ये भी अटैक कर सकते थे किस पर, यशवंत राव पर, क्योंकि इनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो किसके प्रति है, वो पेशवा के प्रति। ठीक है, जो पहली जो फैमिली चली आ रही है बालाजी विश्वनाथ के समय से, तो अगर ये होलकर अगर पेशवा बनते हैं तो ये बाकी के जो मराठा सरदार हैं वो भी ईर्ष्या रखते और उनके ऊपर अटैक कर सकते थे। ठीक है, इसलिए ये खुद पेशवा नहीं बना, इसलिए पेशवा की फैमिली के एक व्यक्ति को ही पेशवा बनाया, जिसका नाम क्या है, विनायक राव। अब ये विनायक राव कौन है तो समझते हैं। आप लोग पता है रघुनाथ राव के 3 पुत्र कौन कौन से, बाजीराव सेकंड, चीमाजीराव द्वितीय और अमृत राव। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, बाजीराव सेकंड का भी कोई सगा पुत्र नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एडॉप्टेड सन था ना अमृत राव का ही पुत्र हुआ करता था कौन, विनायक राव। तो विनायक राव कुछ समय के लिए पेशवा बनता है। क्लियर, यशवंत राव अपॉइंटेड विनायक राव एज द पेशवा ऑफ पुणे, बट विनायक राव कौन है, तो ही वॉज द सन ऑफ अमृत राव। अमृत राव वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ रघुनाथ राव। अमृत राव जो है एडॉप्टेड सन था किसका, रघुनाथ राव का। तो यहाँ पे ये जो विनायक राव था ना, ये पूरी तरह से नियंत्रण में था, कंट्रोल में था किसके, यशवंत राव के। इसलिए उसने उस व्यक्ति को पेशवा बनाया है जो उसके पूरी बात में को मान ले, पूरे उसके निर्देश के अनुसार चले। ठीक है, तो यहाँ पे उसे अपॉइंट करके वो अपनी टेरिटरी में वापस आ जाता है। ठीक है, मतलब इंदौर वापस आ जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बाजीराव सेकंड हेल्प के लिए चले जाते हैं किसके पास, अंग्रेजों के पास। ठीक है, बाजीराव सेकंड चले जाते हैं क्योंकि ही वांट्स टू बिकेम अगेन पेशवा, कि वो अपनी गद्दी वापस पाना चाहते हैं पुणे की, और इसके लिए अब वो सपोर्ट लेंगे, वो हेल्प लेंगे किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये जो टाइम पूरा चल रहा है, ये पूरा 1800 टू 1802 का समय चल रहा है। ये समय जो है ये है कौन सा, 1802 का समय। 1802 में ये सारे इवेंट्स होते हैं, 1802 में ये अटैक होता है। और अब जो है एक ट्रीटी जो साइन की गई है वो है ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो हम बात करेंगे बेसिन की संधि के बारे में, और जो बेसिन की संधि साइन की जाती है वो 1802 में की जाती है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन, और दैट ट्रीटी वाज साइंड इन 1802 में ये संधि साइन की गई थी। अब इस संधि के क्या क्या प्रोविजंस थे, इस ट्रीटी के क्या क्या पॉइंट्स थे, इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए, इस ट्रीटी का सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है। देखिए, कंसेप्ट आप लोग समझ गए कि अगर ये जो हैं बाजीराव सेकंड जो है वो हेल्प मांग रहे हैं, किससे हेल्प मांग रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से। किस बात की हेल्प मांग रहे हैं, कि मुझे वापस से पेशवा बना दिया जाए या मुझे पेशवा की गद्दी तक पहुंचा दिया जाए, इसके लिए आप मुझे हेल्प करिए। क्योंकि पुणे में कौन बैठे हुए हैं, पुणे में होलकर बैठे हुए हैं, होलकर्स की आर्मी, उनको वहां से हटाना है, भगाना है, और मुझे वापस पेशवा बनना। ठीक है, अब अंग्रेज क्या फ्री में हेल्प कर देंगे, अंग्रेज उन्हें हेल्प तभी करेंगे जब ये कुछ ऑफर करें या अंग्रेजों को कुछ गिफ्ट दें। ठीक है, कुछ अंग्रेजों की कंडीशंस को मान लें। इतने दिनों से जो अंग्रेज सहायक संधि पर साइन करने की बात कर रहे थे, ठीक है, और नाना फडणवीस के कारण जो मराठा है या मराठा जो है वो जो है सहायक संधि पर साइन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने साफ साफ बोल दिया कि भैया अब आप सबसे पहले तो आप सहायक संधि को साइन करिए, तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में जो ट्रीटी ऑफ बेसिन है ना, ये साथ ही ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी है। ठीक है, बेसिन की संधि ही क्या कहलाती है, सहायक संधि भी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर सहायक संधि भी साइन होगी। अब सहायक संधि के पॉइंट्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, उसके पहले सहायक संधि के कंसेप्ट तो समझेंगे ही, और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक आर्मी दी जाती है और आर्मी राजा की टेरिटरी में ही रहती है और उसका खर्चा भी उस राजा को ही उठाना पड़ता है। ठीक है, तो वो पॉइंट तो आपको क्लियर है ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन के साथ साथ आपको ये समझ लेना है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन इज ऑल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन हो जाती है, ठीक है, किस किस के बीच में, तो आपके जो बाजीराव सेकंड है और जो मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल है उनके बीच में। ठीक है, अब ये साइन हो रही है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इस संधि का सबसे पहला पॉइंट ये है कि अच्छा ये बात ध्यान रखना, बेसिन जो है वो अभी भी मराठाओं का ही क्या था, हिस्सा था। बेसिन पर अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, तो जो आखिरी में ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है, तो उसमें अंग्रेज सिर्फ सालसेट पर ही कब्जा कर पाते हैं। सालसेट ही उन्हें मिलता है, बेसिन या वासी नहीं मिलता है। ठीक है,
तो वासी पर अभी भी मराठों का नियंत्रण था। अब क्या होता है कि जब ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है तो सबसे बड़ी डिमांड जो अंग्रेजों की होती है वो होती है कि सूरत हमें क्या कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। सूरत शहर पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो इस ट्रीटी का पहला पॉइंट क्या है कि यू हैव टू रेडी टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत, आपको सूरत हमें सौंपना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सूरत की डिमांड करती है और आप सभी को पता है कि सूरत कितना इंपॉर्टेंट शहर था। पहले मुगलों का इस शहर पर नियंत्रण था, मुगलों का एक ट्रेड सेंटर था, मुगलों का एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे हर एक यूरोपियन कंट्री ने अपने अपने ट्रेड सेंटर्स ओपन किए हुए थे क्योंकि यहीं से पूरा व्यापार होता था। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कई दिनों से कि सूरत उन्हें मिल जाए, और जब हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात कर रहे थे तब भी सूरत और भड़ोच के जो रेवेन्यू है उसमें उन्होंने हिस्सा ले लिया था। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि यू विल नॉट हैव एनी राइट्स टू क्लेम चोथ ऑन निजाम्स डोमिनियन। तो अब ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि निजाम की टेरिटरी से आपको आप जो टैक्स वसूलते हैं उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, उस टैक्स को हम बोलते हैं चोथ। कि निजाम की टेरिटरी से जो आप टैक्स वसूलते हैं दैट वाज फेमसली नोन एज चोथ, अब आप वहां से ये टैक्स नहीं वसूलेंगे। ठीक है, यू हैव नो राइट, आपको ये अधिकार नहीं है टू कलेक्ट टैक्स ऑन दी टेरिटरी ऑफ निजाम। ठीक है, जबकि मराठा उस टेरिटरी को अपनी टेरिटरी मानकर वहां से टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, निजाम कई दिनों से परेशान था मराठों के इस टैक्स वसूलने की एक्टिविटी से, और ये काफी पहले से चला आ रहा था। जब से मराठा एम्पायर बना है और फिर पेशवाओं के हाथ में रूलिंग आई है तब से वहां से टैक्स वसूलने की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, और इसको लेकर काफी डिस्प्यूट भी था, विवाद भी था। लेकिन अब यहाँ पे ये अंग्रेजों ने डिमांड कर दी। ऐसा क्यों, अब आप समझें कि 1798 में जब ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहला स्टेट ही कौन होता है, सबसे फर्स्ट इंडियन स्टेट ही कौन होता है जो ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस को साइन करता है, तो वो होता है निजाम हैदराबाद की। ठीक है, उस्मान अली खान नहीं, तो एक दूसरे निजाम होते हैं जो इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं। उस्मान अली खान तो अंतिम निजाम थे, सादत अली नाम के जो निजाम है वो साइन करते। अब क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस तो साइन कर दी है निजाम ने, अब इसका मतलब यह है कि उस टेरिटरी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी इंपैक्ट है, काफी इन्फ्लुएंस है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी टेरिटरी से कोई दूसरे राज्य के रूलर्स क्या करें, टैक्स वसूलें। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने टैक्स के राइट को यहाँ पे खत्म करवाया, किसके, मराठों के। ठीक है, अच्छा, निजाम को भी प्रॉफिट होगा इससे क्योंकि अब सारा टैक्स जो है उनके हाथ में आएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये तो इनकी डिमांड थी जो इन्होंने एग्री कर ली। अब तीसरी जो इनकी जो डिमांड थी कि हमें पुणे पहुंचना है और पेशवा बनना है, तो अंग्रेजों ने कहा कि 6000 ट्रूप्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वी विल प्रोवाइड यू 6000 ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके माध्यम से यू कैन गेट योर सीट। ठीक है, तो उनके माध्यम से आप अपने पद को, अपनी सीट को, अपनी गद्दी को पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 6000 है ना, 6000 ट्रूप्स टू बी परमानेंटली स्टेशन्ड इन हिज टेरिटरी। तो ये कंसेप्ट भी आपको मैं बता दूं कि तीसरा जो पॉइंट है वो मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि 6000 जो ट्रूप्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इन्हें क्या किए गए थे, प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, 6000 सोल्जर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझें। अब सिर्फ यही नहीं था कि ये 6000 सैनिक आपको दे दिए हैं और आप पुणे की गद्दी को प्राप्त कर लें, उसके बाद ये 6000 को आप छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 6000 सोल्जर्स हैं, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस है, तो ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का बेसिक पॉइंट ही क्या था कि हमारी जो सेना है वो अब आपकी टेरिटरी में रहेगी और आपके खर्चे पर रहेगी। और क्यों रहेगी, आपकी सिक्योरिटी के लिए रहेगी। ये तो कहने की बात थी, ये जो सोल्जर्स थे। ठीक है, और एक और पॉइंट ये था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी उन टेरिटरी में रहा जाता था। तो सेना भी रहेगी, सेना आपके खर्चे पर रहेगी, और साथ ही एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता था वो भी यहाँ पे टेरिटरी में रहने लगा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखिए इजीली ये गए, पुणे गए 6000 ट्रूप्स के साथ, और वो जो होलकर्स के जो रूलर्स थे और ये जो बैठा हुआ था यहाँ पे विनायक राव, इन्हें इजीली हटा दिया और ये पुनः से 1803 में पेशवा बन भी गए। 1803 में अगेन पेशवा बन गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली बन गए पेशवा अगेन। लेकिन अब क्या करना था कि ये जो 6000 ट्रूप्स थे ना, इन्हें अपनी ही टेरिटरी में रखना था, अपने ही खर्चे पर, और साथ ही जो ब्रिटिश रेसिडेंट था, ब्रिटिश रेसिडेंट भी यहाँ पे अपॉइंट हो गया था। ठीक है, ये क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट था ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का कि आपको सोल्जर्स को रखना होता है अपने खर्चे पर, अपनी
अपने उनका जो दाना पानी है वो देना होता है, उनकी सैलरी देना होता है, बदले में ये आपकी सिक्योरिटी करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इंटरनल और आउटर दोनों प्रकार से। अब ऐसे में क्या होता है, इसका सबसे बुरा प्रभाव जो राजाओं पर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि फिर वो अपनी सेना स्टेब्लिश नहीं करेंगे, अपनी सेनाओं को धीरे धीरे खत्म करते चलेंगे, जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे किस पर, अंग्रेजों पर। और जब ये जो फोर्स ये रखी है तो इसको रखने के लिए ना काफी खर्चा होता है, ये काफी महंगा पड़ता है राजाओं के ऊपर। तो ये राजा क्या करते हैं, फिर अपनी पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, इनकम टैक्स जो टैक्स की रेट है वो बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अब इन्हें जनता का भी खतरा नहीं है, क्योंकि जनता से सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी है, सुरक्षा के लिए सेना है। तो पब्लिक के लिए भी इनकी जो स्कीम्स थी, जो वेलफेयर स्कीम थी वो कम हो जाती है और क्रूअलिटी के साथ उनसे टैक्स वसूले जाते हैं, क्योंकि डर भी नहीं है अब पब्लिक का भी और दूसरे आउटर इन्वेजन का भी डर नहीं, क्योंकि ये सेना तो है ही है। तो अब यहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है राजा को, राजा पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर या ब्रिटिश फोर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है और उसकी जो प्रभुत्वता है वो खत्म हो जाती है। इवन इनके साथ एक कंसेप्ट ये भी होता है कि जब आप किसी दूसरी टेरिटरी के रूलर के साथ किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना, तब भी आपको परमिशन लेना पड़ती है, किससे परमिशन लेना पड़ती है, रेजिडेंट से, या रेजिडेंट वहां मौजूद होता है या फिर आपको जो प्रेसिडेंसी है वहां से परमिशन लेना होगी। और एक और पॉइंट ये हो जाता है कि आप किसी भी जो अदर यूरोपियन कंट्री है, किसी दूसरी यूरोपियन जो कंट्री है, उनके साथ भी आप किसी प्रकार के अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेशनशिप हो, चाहे वो मिलिट्री रिलेशनशिप हो, यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम दी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। आपको ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से क्या लेना पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगी, इफ यू हैव साइंड द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो काफी ज्यादा ऐसे प्रोविजंस थे इस सब्सिडरी अलायंस में कि इंडियन रूलर्स की जो सोवरेनिटी थी, इंडियन रूलर्स की जो पकड़ थी वो क्या हो रही थी, कमजोर होती जा रही थी। इसीलिए अभी तक नाना फडणवीस जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने इस संधि के ऊपर साइन नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन अब ये बाजीराव सेकंड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ही वॉज नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल, ना ही ये डिप्लोमेटिकली काफी महान था, ना ही ये युद्ध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा वॉरियर भी नहीं था। तो इसने सबसे बड़ी गलती ये करी कि इसने सब्सिडरी ऑफ अलायंस पर या ट्रीटी ऑफ बेसिन पर साइन करा है, ठीक है, और हेल्प ली ब्रिटिशर्स की। अब देखिए क्या हुआ, एक और पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखें कि इसने क्या किया है, इसने 26 लाख की 26 लाख एनुअल की इनकम करने वाली एक टेरिटरी भी क्या कर दी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी है, क्योंकि वो भी एक डिमांड थी कि ही रेडी टू केड अ टेरिटरी यील्डिंग एन इनकम ऑफ 26 लाख। तो 26 लाख इनकम अर्न करने वाली पर्टिकुलर टेरिटरी को भी क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, ठीक है। अब से मराठाओं की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की का ही क्या होगा, कंट्रोल होगा। वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि वो एक बेसिक पॉइंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस की, ठीक है। डोंट ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू यूरोपियन ऑफ एनी नेशन एट वॉर विथ इंग्लिश। तो ये एक पॉइंट जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के आप ऑफिसर्स को अपने टेरिटरी में एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इट मींस कि आप किसी प्रकार के दूसरी यूरोपियन कंट्री के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं यदि वो यूरोपियन कंट्री ब्रिटिश के साथ युद्ध में एंगेज है या उनके दुश्मन देश है, जैसे कि अगर बात की जाए फ्रांस, सिंपली, ठीक है। तो ये ट्रीटी साइन हो जाती है 1802 में। इस बेसिन की संधि के साथ मराठा साम्राज्य के पतन की ओर एक मजबूत कदम बढ़ जाता, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ना, ट्रीटी ऑफ बेसिन इज द डिसिसिव स्टेप इन द डिसोल्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर। ये मराठा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन की पहली स्टेप है और सबसे मजबूत स्टेप है, सबसे बड़ा कदम है। इसके बाद मराठों का पतन शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रीटी है ना, बेसिकली एक सब्सिडरी ट्रीटी है, सब्सिडरी अलायंस भी, ये बात भी ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ बेसिन इज आल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये साथ ही एक सहायक संधि भी है, ठीक है। अब पेशवा तो आ जाते हैं पुणे और अपनी गद्दी को वापस क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि ऑन 13 ऑफ मई, अच्छा पहले डेट की बात कर ले, ऑन 13 ऑफ मई 1803, 13 मई 1803 को बाजीराव वॉज रीस्टोर्ड एज पेशवा अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा में 13 मई 1803 को ये पुनः पेशवा की गद्दी को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते, ठीक है। तो ये जो 1802 में हुआ था
जो होलकर के आक्रमण के कारण हुआ था और इन्हें अपनी गद्दी छोड़कर बेसिन भागना पड़ा था, तो ये वापस आ जाते हैं और 1803 में 13 मई को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त कर लेते। ठीक है, 13 तारीख आप लोग पता है 13 तारीख अशुभ मानी जाती है और 13 तारीख को ही अपने पद पर वापस बैठ जाते। ठीक है, अब क्या होगा आगे की जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब देखिए, अब ये जो पेशवा बने हैं ना, अब वो बात नहीं बची। ठीक है, अब वो बात नहीं बची है पेशवा की पोस्ट में, पेशवा के रुतबे में, क्योंकि अब तो ये एकदम अंग्रेजों की पकड़ में आ चुके हैं, अंग्रेजों के मकड़ जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब इन्हें कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करना है तो उसमें इंटरफेयर किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। अगर ये एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई एक्टिविटी करते हैं अपनी टेरिटरी में, तो ब्रिटिश रेजिडेंट उनके सिर पर होगा और वो भी इंटरफेयर करेगा एक्टिविटीज में, किसी भी पॉलिसी में। तो यहां पर अब जो है मराठा पेशवा उतने वर्चस्वशाली नहीं बचते हैं, उतने इन्फ्लुएंसिव नहीं बचते हैं, उतने ताकतवर नहीं बचते हैं। और यही कारण बन जाता है, देखिए ट्रीटी जो है ना, इस ट्रीटी को देखिए काफी इन्फ्लुएंस हो रहा है किस पर? पेशवा के ऊपर। इस पेशवा के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है जिससे कि ये जितने दूसरे जो मराठा सरदार थे ना, इंदौर के, इसके अलावा ग्वालियर के, नागपुर के, बड़ौदा के, उन्हें ये ट्रीटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ठीक है, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि ऐसी संधि हुई है और पेशवा एकदम कंट्रोल में आ गए हैं किसके? अंग्रेजों के, और अंग्रेजों का काफी ज्यादा उनके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है। इस ट्रीटी से ये जितने भी मराठा सरदार थे बाकी के, ये खुश नहीं थे और ये चाहते थे कि किसी भी तरह से पेशवा को इस संधि से क्या किया जाए? बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाई ऑल दी मराठा चीफेंट्स। तो बाकी के जो मराठा सरदार थे उनके द्वारा इस संधि को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, उनके लिए ये संधि स्वीकार योग्य नहीं थी। ठीक है, और यही कारण बनती है, यही रीजन बनती है द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। समझ गए ना? द ट्रीटी ऑफ बेसिन इज द बेसिक रीजन, इज द फर्स्ट रीजन ऑफ द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का बेसिक कारण जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ट्रीटी ऑफ बेसिन दैट वाज साइंड इन 1802, जो साइन की गई थी 1802 में बिटवीन द पेशवा ऑफ पुणे एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के आगे की स्टोरी को। चलिए, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बेसिन की संधि की गई है, बेसिन की संधि से काफी ज्यादा परेशान है कौन? पेशवा भी परेशान है और जितने भी मराठा चीफ हैं या जो मराठा सरदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पेशवा को इस संधि से बाहर निकाला जाए। ठीक है, और अंग्रेजों के इस मकड़ जाल से बाहर निकले और अपना एक जो फ्री रूल था वो शुरू किया जाए। अब इस काम में दो मराठा सरदार साथ आते हैं, एक ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले। ठीक है, हालांकि बड़ौदा के गायकवाड़ों की बात करें ना, तो वहां पे ये लोग अंग्रेजों के फ्रेंड्स थे या फ्रेंडशिप इनकी अंग्रेजों के साथ हो चुकी। ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का एक गठबंधन बनता है, नागपुर के भोसले राघोजी भोसले और ग्वालियर में कौन है? दौलतराव सिंधिया। ठीक है, ये एक साथ आते हैं। यहाँ पे इनके इस गुट में इंदौर के यशवंतराव होलकर अभी शामिल नहीं हुए। इनकी ब्रिटिशर्स के साथ राइवलरी चल रही है, दुश्मनी चल रही है और उनके युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स की सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो चुका है 1803 में ही, जब वो संधि की गई थी और पेशवा को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था और फिर पेशवा की जो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसमें अंग्रेजों का इंटरफेयर होने लगा था। उसी से परेशान होकर ये कोशिश की गई है कि पेशवा को बाहर निकला जाए। अब यहाँ पे ये दोनों साथ आ गए हैं कौन? ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले। इंदौर के जो यशवंतराव होलकर है उनका सेपरेट जो है डिस्प्यूट चल रहा है ब्रिटिशर्स के साथ। अब देखिए क्या होता है कि सिंधिया और भोसले ने कोशिश की अंग्रेजों को हराकर पेशवा को इस संधि से बाहर किया जाए। ठीक है, बट उनकी ये कोशिश नाम मात्र की रहती है। क्लियर, वो कोशिश तो करते हैं बट कोशिश पूरी नहीं हो पाती है, नाकामयाब रहते हैं, वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो इन युद्धों में अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों ही सरदारों को अलग अलग क्या कर दिया जाता? पराजित कर दिया जाता। ठीक है, दोनों की सेनाओं को ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। क्योंकि अब आप लोगों को पता है टाइम चल रहा है 1802 1803 का, ब्रिटिशर्स काफी मजबूत हो चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी काफी शक्तिशाली हो चुकी है, इंडिया की काफी बड़ी बड़ी टेरिटरीज पर उनका कब्जा हो चुका है, तो रिसोर्सेस काफी ज्यादा हैं, सेनाएं काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब इनकी सेनाओं के माध्यम से इन्होंने इजिली हरा दिया है किसे? ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया को बैटल ऑफ असाय के युद्ध में, और नागपुर के राघोजी भोसले को। और साथ ही एक नई चाल चली है इन्होंने। अब जो चाल चली है वो ये चली है
कि मराठा सरदारों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए अलग अलग ट्रीटी साइन की गई। ठीक है, पहले क्या होता, ट्रीटी एक साथ होती थी, अब इन्होंने अलग अलग ट्रीटी साइन किए, इनके साथ अलग ट्रीटी की है, इनके साथ अलग ट्रीटी की और इनके साथ अलग ट्रीटी की। तो तीनों मराठा सरदारों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन की गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब नागपुर के राघोजी भोसले को इन्होंने युद्ध में पराजित किया, तब 17 दिसंबर 1803 को 17 दिसंबर 1803 को एक ट्रीटी की गई है राघोजी भोसले और मराठों के बीच, ब्रिटिशर्स के बीच में 1803। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑन 17 दिसंबर 1803 में राघोजी भोसले ऑफ नागपुर साइन द ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो कौन सी संधि हुई है, देवगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है, तो जब हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर हम किस ट्रीटी की बात करेंगे, ट्रीटी ऑफ देवगांव की। उसके पहले कौन कौन सी ट्रीटी हुई है, एक नंबर पे तो वो हमने डिस्कस की, ट्रीटी ऑफ बेसिन, और उसे ही हम ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ही मानते हैं। दूसरी ट्रीटी आ गई है ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है, किसके बीच में हुई है, राघोजी भोसले, इन्हें जब युद्ध में पराजित किया, और ब्रिटिशर्स के बीच में, इनके बीच में एक शांति संधि हो गई। कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 15 या 17 दिनों के बाद ही, जो ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया थे, इन्हें भी असाय के युद्ध में पराजित कर दिया और उनसे कई सारी टेरिटरी जैसे रोहतक या कुछ ऐसे क्षेत्र थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए। ठीक है, फाइनली क्या करना पड़ा कि दौलत राव सिंधिया को भी ट्रीटी साइन करना पड़ी और इनकी और ब्रिटिशर्स की जो संधि हुई है वो हुई है 30 दिसंबर 1803 को। तो 30 दिसंबर 1803 को इंदौर के ग्वालियर के सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में संधि हुई। दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। तो यहां पे होती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी तीसरी संधि, और मराठा फोर्स हारती जा रही है, मराठा सेनाएं हारती जा रही है, इनका कुछ भी हो नहीं पाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंदौर के जो रूलर थे, इन्होंने इनके साथ वो नहीं आए, इन दोनों के साथ वो नहीं आए, जब इन दोनों का गुट बना तो यहाँ पे इनको सपोर्ट करने नहीं आए, इनकी अलग से सेपरेटली इनके राइवलरी चल रही है, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, इनके कंटिन्यूसली युद्ध चल रहे हैं, अंग्रेजों के साथ इनके युद्ध चल रहे हैं, और अंग्रेजों के साथ इनके युद्ध 1804-1805 में काफी तीव्र हो जाते हैं, लेकिन फाइनली होलकर्स को भी ब्रिटिशर्स पराजित कर देते हैं। फाइनली होलकर्स आल्सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। होलकर्स भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के द्वारा हार जाते हैं और फाइनली उन्हें भी अंग्रेजों के साथ एक पीस ट्रीटी करना पड़ती है, सेपरेटली या अलग से पृथक होकर। ठीक है, तो देन फाइनली होलकर्स आल्सो साइंड अ ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स एंड दैट ट्रीटी। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे ट्रीटी की। चौथी जो संधि हुई है होलकर रूलर्स के साथ, होलकर सरदारों के साथ, ये ट्रीटी साइन की गई थी 1805 में। कब साइन की गई थी? 1805 में 1805 में इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली है। किसके साथ ट्रीटी साइन कर ली है? तो जो आपके इंदौर के होलकर्स हैं उनके साथ। और ये जो ट्रीटी साइन की गई, ये की गई थी 24 दिसंबर 1805 में। दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, या राजघाट भी सुन लेते हैं हम, कई बार लिखा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ठीक है, अब आप लोगों का ये यहाँ से ये जो युद्ध है ये खत्म हो जाता है। द सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड विथ द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो राजघाट या राजपुर घाट की संधि से ये युद्ध खत्म हो गया है। और अब एक प्रकार से सभी के सभी जो मराठा सरदार हैं, इन्होंने भी पुणे के बाद, पेशवा के बाद, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर ली है, शांति संधि कर ली है। एक प्रकार से वो भी एक सहायक संधि के तौर पर ही देखी जा रही। ठीक है, तो भोसले ने भी सहायक संधि कर ली है,
ग्वालियर के रूलर्स ने भी कर ली है, इंदौर के होलकर्स ने भी कर ली है। अब सबके सब जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, बड़ौदा तो पहले से ही अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, अंग्रेजों के फ्रेंड्स थे, तो अब जितनी भी मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो भी अंग्रेजों के उस मकड़जाल में फंस चुके थे, पेशवा भी फंस चुके थे, ठीक है। अब ये अंदर ही अंदर जो है वो घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसके कारण? अंग्रेजों के कारण, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होते ही है अगेन से कितनी ट्रीटी? 4 ट्रीटी। और जब हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, उस टाइम पर भी कितनी ट्रीटीज की बात होती है? तो 4 ट्रीटीज की। कौन कौन सी? पहले नंबर पर ट्रीटी ऑफ सूरत 75 में, देन फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर 76 में, देन फिर ट्रीटी ऑफ बड़गांव 79 में, और फिर आखिरी में होती ट्रीटी ऑफ सालबाई 82 में, ठीक है, मतलब 1782 1782 में, ठीक है। तो ये होती है फर्स्ट बैटल की 4 ट्रीटीज। और जब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो अगेन हम बात करते हैं 4 ट्रीटीज की। सबसे पहले होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन, दैट वाज आल्सो नोन एज द ट्रीटी ऑफ सब्सिडी लैंड इन 1800 टू 1802 में, ठीक है। और फिर आती है आपकी सबसे पहले ट्रीटी ऑफ देवगांव, जो राघोजी भोसले और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है, जो होती 17 दिसंबर 1803 को। फिर होती ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वो आता है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये वाली ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। ये किस किस के बीच में होती है? दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है 1803 1803 में। इतना टाइम की डेट आपको नहीं पूछी जाएगी। और सबसे आखिरी में जो इंदौर के होलकर्स हैं, जब उन्हें पराजित कर दिया जाता है, तो 1805 में 24 दिसंबर 1805 में होती है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट या राजघाट, और इसी के बाद से ये युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की, जो होता है 1817 1817 टू 1818, 1817 से 1818। अब कारण आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितनी भी मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो उसमें अंग्रेजों का इंटरफेयर काफी बढ़ने लगता है, और पुणे के जो बाजीराव सेकंड थे वो भी काफी परेशान हो जाते हैं अंग्रेजों के इंटरफेयर के कारण, और अंदर ही अंदर इंटरनली लेवल पर वो कोशिश करने लग जाते हैं, किसी तरह से अपनी आर्मी स्टेब्लिश करने लग जाते हैं, और अपने सरदारों को भी वो अपना आदेश दे देते हैं कि किसी भी तरह से हमें अंग्रेजों के इस मकड़जाल से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये कोशिश शुरू हो जाती है, और ये कोशिश जब शुरू की जाती है, एक दूसरे के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश होती है। इसी बीच अंग्रेजों को भी पता चल जाता है कि इस तरह की कोशिशें चल रही है। फाइनली ये युद्ध शुरू हो जाता है, और साथ ही यहाँ पे पिंडारियों का भी दमन होता है, पिंडारियों का भी यहाँ पे एक रोल होता है, और पिंडारी भी एक इस युद्ध में मेन कारण होता है। पिंडारी कौन है कौन नहीं है उनके बारे में बात की जाएगी। खासतौर से जो पिंडारी लोग थे, ये राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान वाले रीजन में क्या करते थे? निवास करते थे। जंगलों में रहने वाली एक घुमक्कड़ प्रजाति थी। घुमक्कड़ यानी कि एक प्रकार के ऐसे लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, और ये मराठों के सहायक थे। सबसे खास बात, ये मराठा सरदारों के क्या थे? हेल्पर्स थे, सहायक थे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की, 1817 से 1818, ठीक है।